हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 68 के बारे में। और ये टेस्ट सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्न करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने इससे पहले के 67 पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक पटवारी लेखपाल सचिवालय सुरक्षाकर्मी सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारी उत्तराखंड की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट्स और कई सारे वीडियोज या इंपोर्टेंट पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर का होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो आप भी इन प्रश्नों का आंसर दोस्तों खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। तो राष्ट्रीय स्तर का होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, जिसे हम कहते हैं IHM देहरादून के नाम से जानते हैं। IHM देहरादून यानी कि दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून, जिसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? इस कॉलेज की स्टार्टिंग कब से हुई थी? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्टार्टिंग कब से हुई थी? 2006 से, क्योंकि 2006 में यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, पहला बैच यहाँ से पास होकर हमारा निकला था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर का उत्तराखंड में दोस्तों एकमात्र होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, तो याद रखना आपको, राष्ट्रीय स्तर का होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब यहीं से एक दो फैक्ट और बात कर लेते हैं दोस्तों। उरेडा का मुख्यालय, उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे हम कहते हैं उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है, लेकिन वर्तमान में कहाँ? देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। और उरेडा की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2001 में हमारा उरेडा की स्थापना होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? ये भी हमारा देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। ठीक है, DAV कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, दून स्कूल कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, CR दास ने इसकी स्थापना 1935 में की थी। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। दून स्कूल कहाँ स्थित है? देहरादून में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और दून स्कूल जो था वो एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, ये भी कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। महादेवी कन्या पाठशाला 1902 में जिसकी स्थापना हुई थी, कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। इसकी एक शाखा अभी हमारी भीमताल में भी खोली गई है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स और है दोस्तों यहाँ पे। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय कहाँ है? देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है, जिसे अब माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्यालय या शिक्षा साहित्य के संस्थान है जो कि आपको याद रखने और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है। पांडवों के वंशज जौनसारी थे, तपेड़ा टनकपुर का प्राचीन नाम है, नीलगिरी बागेश्वर का प्राचीन नाम है या उपनाम है, और जहाज का पंछी लालचंद्र जोशी जी की रचना है। तो आप भी इसका आंसर देने की कोशिश देखिए दोस्तों। पांडवों के वंशज जौनसारी थे, बिल्कुल थी। जौनसारी जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? देहरादून जनपद में जौनसर बाबर वाले इलाके में ये जौनसारी जनजाति निवास करती है। तपेड़ा टनकपुर नहीं दोस्तों, तपेड़ा टनकपुर का नाम ना होके तपेड़ा कहाँ का था? नानकमत्ता का प्राचीन नाम था। क्या? तपेड़ा। नानकमत्ता कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है नानकमत्ता, जहां पर नानकमत्ता गुरुद्वारा भी स्थित है दोस्तों। दूध वाला कुआं भी यहीं पर स्थित है हमारा नानकमत्ता गुरुद्वारा के पास में। नानक सागर बांध भी हमारा नानकमत्ता उधम सिंह नगर जनपद में ही स्थित है। और इसी नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तपेड़ा था। ठीक है, तपेड़ा के साथ साथ ही दोस्तों नानकमत्ता को गोरखमत्ता या बक्सी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में बक्सी परगना। तो बक्सी परगना के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो मुख्यतः नानकमत्ता के आसपास वाला क्षेत्र ही था, जिसे हम बक्सी परगने के नाम से जानते थे। तो नानकमत्ता के प्राचीन नाम क्या है? तपेड़ा है, बक्सी है, और क्या है दोस्तों? गोरखमत्ता है। नानक सागर बांध कहाँ स्थित है? वह भी उधमसिंह नगर जनपद में ही नानकमत्ता में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में वैयक्तिक सहायक का एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नानक सागर या नानकमत्ता
कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर क्या है दोस्तों? सरयू नदी के किनारे यह स्थित है। कहां से? सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू की सहायक नंदौर नदी के किनारे स्थित माना जाता है उसे, लेकिन एक्चुअलिटी में इसे सरयू आंसर माना गया, क्योंकि विकिपीडिया में भी इसका आंसर आपको सरयू ही देखने को मिल जाएगा, या जो आप उधम सिंह नगर जनपद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तब भी मिल जाएगा। अब उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना कब हुई, ये आपको याद रखना है दोस्तों, 1995 में उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना हुई थी। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों कि उधम सिंह नगर जनपद और हरिद्वार जनपद को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, और उस समिति का नाम क्या था? ठीक है, मतलब उस समिति का गठन कब किया गया था, उस समिति का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। बाकी देखिए दोस्तों, नीलगिरी यह व्याघ्रेश्वर हमारे बागेश्वर का प्राचीन नाम है, और जहाज का पंछी जो रचना है वो इलाचंद्र जोशी जी की है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तपेड़ा टनकपुर हमारा सुमेलित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तपेड़ा नानकबत्ता का प्राचीन नाम है। आप देख सकते हैं, तपेड़ा, गोरखमत्ता और बक्सी, ये नानकबत्ता के प्राचीन नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नीलकंठ पर्वत चमोली जनपद में स्थित है, राजमंगा पर्वत टिहरी में स्थित है, विश्वनाथ पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है, या हिमदाव पर्वत हमारा क्या है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें से विश्वनाथ पर्वत आपका सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ पर्वत उत्तरकाशी में ना होकर कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। जबकि नीलकंठ पर्वत दोस्तों चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। राजबंगा पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। विश्वनाथ पर्वत भी कहां पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हिमदाव पट्टी भी पर्वत भी हमारा कहां स्थित है? ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। याद रखना है दोस्तों आपको, ये सारे पर्वत हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। नीलकंठ पर्वत कहां है? चमोली में। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उत्तराखंड की, आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। और ये पर्वतों से एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीजें क्लियर करते हुए चलनी पड़ेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विश्वनाथ पर्वत क्या है? हिमदाव पट्टी टिहरी में स्थित है। हिमदाव पट्टी टिहरी में स्थित है हमारा क्या? विश्वनाथ पर्वत। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जंकजोड़, जय उत्तराखंड, जय भारत या जय भारत जय उत्तराखंड, भड़भंडारी माधो सिंह आदि गढ़वाली नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, योगेश धस्माना, शिव प्रसाद डबराल जी, इनमें से कोई नहीं, या फिर अबोध बंधु बहुगुणा। तो देखिए, जंकजोड़, जय भारत जय उत्तराखंड और भड़भंडारी माधो सिंह आदि जो गढ़वाली नाटक लिखे गए थे दोस्तों, वो लिखे गए थे, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अब इनमें से कोई नहीं, तो इसका एक्चुअलिटी में आंसर क्या होगा दोस्तों? एक्चुअलिटी में आंसर होगा इसका क्या? राजेंद्र धस्माना। किसने लिखे थे? राजेंद्र धस्माना जी ने जंकजोड़, जय भारत जय उत्तराखंड और भड़भंडारी माधो सिंह आदि गढ़वाली नाटक लिखे थे। अब राजेंद्र धस्माना जी ने लिखे थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल जनपद के बग्याली गांव में कब हुआ था? 1936 में इनका जन्म हुआ था। इनको एक प्रमुख कवि और संपादक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ इन्होंने कई गढ़वाली काव्य लिखे, जिसमें जंकजोड़, जय भारत जय उत्तराखंड, भड़भंडारी माधो सिंह नाटक, और एक और था इनका नाटक जो प्रसिद्ध था, वो क्या था? अर्धग्रामेश्वर। ये सभी नाटक किसके थे? भड़भंडारी माधो सिंह, जय भारत जय उत्तराखंड, जंकजोड़ और अर्धग्रामेश्वर, ये नाटकों का लेखन किसने किया था? राजेंद्र धस्माना जी ने ही किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने प्रहलाद नामक जो नाटक था उसका मतलब कालांतरण और कथ्यांतरण भी किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ में इनके द्वारा दोस्तों द वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जो इसका भी संपादन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनका एक प्रमुख कविता संग्रह जिसका नाम क्या है? परवलई। तो वो भी आपको याद रखना है कि परवलई कविता संग्रह किसका है? परवलई कविता संग्रह किसका था? तो ये था दोस्तों इसका राजेंद्र धस्माना जी का। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक भी रहे हैं, और दूरदर्शन के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के भी ये संपादन रह चुके हैं। तो राजेंद्र धस्माना कवि और संपादक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, और इनके नाटक मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि सलिया नाला गुफा, गोरखनाला गुफा किस जनपद में स्थित है? तो सलिया नाला गुफा और गोरखनाला गुफा ये हमारा दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है, अब उत्तराखंड में कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, सलिया नाला और गोरखनाला तो कहाँ हो गई? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित हो गई। सबसे प्रसिद्ध गुफा जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा। अगला है दोस्तों क्या? भद्रकाली गुफा। भद्रकाली गुफा कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद के कांडा में स्थित है क्या? भद्रकाली गुफा। अगला है दोस्तों क्या? वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और विश्वनाथ गुफा, विश्वनाथ गुफा भी कहाँ स्थित है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ शंकर गुफा,
शंकर गुफा भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग में हमारी क्या है? शंकर गुफा स्थित है। ठीक है। गुच्चू पानी दोस्तों, जिसे चोरों की गुफा या रॉबर्स केव भी कहा जाता है, गुच्चू पानी गुफा कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। लाखा मंडल गुफा कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। ठीक है। इसी के साथ शंकर गुफा टिहरी में स्थित है, विश्वनाथ गुफा टिहरी में स्थित है, बताई दिया मैंने आपको। ठीक है। पांडव गुफा, पांडव गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है पांडव गुफा। और वहीं पांडु खोली गुफा पूछा जाएगा तो पांडु खोली गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट में स्थित है। पांडु खोली अल्मोड़ा द्वाराहाट, और पांडव गुफा हो जाएगी कहाँ पे दोस्तों? पौड़ी में। ठीक है। बाकी सुमेरु और स्वधाम गुफा, सुमेरु और स्वधाम गुफा ये कहाँ स्थित है? ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में ही स्थित है। कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है। मातंग और श्रृंगी गुफा, मातंग और श्रृंगी गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है। व्यास और गणेश गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली में स्थित है व्यास और गणेश गुफाएं। इसी के साथ साथ राम गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा और गरुड़ गुफा ये भी हमारा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है। भीम और ब्रह्मा गुफा, भीम गुफा और ब्रह्मा गुफा ये कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो कि उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जयकृष्ण जोशी ने किस परमार शासक को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था? देखिए दोस्तों, जयकृष्ण जोशी ने किस परमार शासक को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये शासक थे दोस्तों कौन? प्रदीप शाह। परमार राजवंश के 51वें राजा प्रदीप शाह को जयकृष्ण जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन एट लास्ट वन कंडीशन में, जब प्रदीप शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण करने ही वाला था, तो इसने क्या किया? हाथ खड़े कर दिए। इसने कहा कि भाई तुझे किसने बोला? तो जयकृष्ण जोशी ने कहा था कि प्रदीप शाह तुम आओ यहाँ पे आक्रमण करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में इन्होंने मदद करने से मना कर दिया। तो याद रखना आपको, जयकृष्ण जोशी ने किस परमार शासक को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था? तो प्रदीप शाह। इसके बाद में दोस्तों जयकृष्ण जोशी का पुत्र होता है कौन? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी किस परमार शासक को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है? तो शिवदेव जोशी करता है ललित शाह को। ठीक है। शिवदेव जोशी किसको आमंत्रित करता है? ललित शाह को। उसके बाद ललित शाह कुमाऊं पर आक्रमण करता है, बग्वाली पोखर का युद्ध होता है। बग्वाली पोखर के युद्ध के बाद में ललित शाह उस युद्ध को जीत जाता है। मोहन चंद जो उस टाइम पे चंद्र राजवंश का राजा होता है, वो हार जाता है। उसके बाद ललित शाह क्या करता है? अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठाता है। यह आपने उत्तराखंड के इतिहास में, चंद्र राजवंश और परमार राजवंश के इतिहास में पढ़ा हुआ होगा। फिर ललित शाह को कौन बुलाता है? वो बुलाता है जयकृष्ण, सॉरी ललित ललित शाह को बुलाता है शिवदेव जोशी, और प्रदीप शाह को बुलाता है जयकृष्ण जोशी। अब शिवदेव जोशी का भी बाद में एक पुत्र होता है क्या? हर्षदेव जोशी, जिसे अर्ल वार्विक ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, या कुमाऊं का चाणक्य इसे कहा जाता है। ठीक है। हर्षदेव जोशी किसको बुलाता है? गोरखाओं को। हर्षदेव जोशी गोरखाओं को आक्रमण करता है, कुमाऊं पर आक्रमण करने, गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भी गोरखाओं को इसने आमंत्रण किया था, वो भी हर्षदेव जोशी ने ही किया था। तो ये जोशी परिवार ना बड़ा, मतलब वो कहते हैं ना पंडित दिमाग बहुत तेज होता है, तो वही चीज होती थी। आपने पढ़ा भी होगा एक प्रश्न कि चंद्र राजवंश में अशांति का प्रमुख कारण क्या थे? यही प्रधानमंत्री थे, जोशी प्रधानमंत्री जो थे, यही उनकी अशांति का कारण हुआ करते थे। और जब चंद्र राजवंश का हमारा अवनति काल शुरू होता है, देवी चंद के समय से वो कार्यकाल शुरू होता है, देवीचंद के बाद से, क्योंकि देवीचंद आपको बताया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक या फिर चंद्र राजवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? देवीचंद को कहा जाता है। पागल राजा था भाई, उसे उसे क्या करना था? उत्तराखंड, मतलब विक्रमादित्य की भांति बनना था उससे। तो विक्रमादित्य के बनने के हिसाब से उसने क्या किया? पूरी संपत्ति लुटा दी। चंद्र राजवंश का उन्नति काल वहीं से हमारा शुरू माना जाता है। तो काफी विस्तृत इतिहास है, आप चाहें तो परमार राजवंश और चंद्र राजवंश मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल प्रश्न पे आते हैं कि जयकृष्ण जोशी ने किस परमार शासक को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो प्रदीप शाह को। प्रदीप शाह को बुलाया था, तो प्रदीप शाह के बारे में एक दो चीजें जान लेते हैं दोस्तों। 51वां राजा था, और प्रदीप शाह राजगद्दी पर कब बैठा था? 1717 में दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है यूके ट्रिपल एस के द्वारा कि प्रदीप शाह जिसके काल में परमार राजवंश ने कहीं उन्नति को छुआ, ये राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 1717 में। और 1717 से लेकर 1773 तक ये शासन करता है। ठीक है। और प्रदीप शाह के समय पे क्या थे? कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में सौहार्दपूर्ण संबंध, यानी कि सबसे अच्छे संबंध कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में कब थे? प्रदीप शाह के समय पर थे। और उस टाइम पे कुमाऊं का शासक कौन था, या चंद्र राजवंश का राजा कौन था? कल्याण चंद। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब 1743 में रोहिला आक्रमण करते हैं कुमाऊं पे, तो कल्याण चंद कहां भाग के आता है प्रदीप शाह के पास, प्रदीप शाह से मदद मांगता है, और प्रदीप शाह और कल्याण चंद की दोनों की सेना मिलकर रोहिलाओं के साथ युद्ध करती है, और उसके बाद में रोहिलाओं के साथ में युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि प्रदीप शाह कल्याण चंद को 3 लाख रुपए भी देता है रोहिलाओं को यहां से इस क्षेत्र से खदेड़ने के लिए। तो इस टाइम पे क्या थे? कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है। और
प्रदीप साकेई सभाकवि और धर्माध्यक्ष थे कौन? मेधाकर शर्मा, जिन्हें हम मेधाकर शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने रामायण प्रदीप की रचना करी थी। तो याद रखना दोस्तों, रामायण प्रदीप की रचना किसने करी थी? मेधाकर शास्त्री ने की थी। ये किसके धर्माध्यक्ष या सभाकवि थे? तो प्रदीप साके धर्माकवि या सभाध्यक्ष थे। प्रदीप सभा का एक मंत्री भी था दोस्तों, कौन? चंद्रमणि डंगवाल, चंद्रमणि डंगवाल। और ये चंद्रमणि डंगवाल क्यों फेमस है? क्योंकि इसने डांग देहरादून में मुंडलेश्वर या मंगलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पे? डांग देहरादून में। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने 4 गांव दान में दिए थे सिख गुरुद्वारे के निर्माण हेतु। ठीक है, इसी के साथ में इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि से भी नवाजा गया है। ठीक है, और इतने पॉइंट आप फिलहाल इनके बारे में याद रखिएगा, बाकी बताने के लिए काफी चीजें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, बाकी दूनागिरी का युद्ध याद रखना आपको, 1773 दूनागिरी का युद्ध हुआ था 1773 के आसपास में। कहीं कहीं 1743 भी है। रोहिलाओं और कुमाऊं और गढ़वाल की सम्मिलित सेना के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें रोहिला जीत गए थे, कुमाऊं और गढ़वाल की सम्मिलित सेना हार गई थी। इसी कारण कहा जाता है कि इनके मध्य में उस टाइम पे क्या थे, अच्छे संबंध थे। बाकी रोहिलाओं ने कुमाऊं नरेश से 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। कुमाऊं नरेश बेचारा बहुत गरीब था, क्योंकि वहां पे धन की कमी थी, जिस कारण क्या हुआ, प्रदीप शाह कल्याण चंद को 3 लाख रुपए उधार देकर रोहिलाओं को इस क्षेत्र से खदेड़ते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है, जो कि एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि घेस परियोजना किस नदी पर स्थित है? पिंडर, अलकनंदा, बनाला या फिर ऋषिगंगा? तो घेस परियोजना दोस्तों हमारी पिंडर नदी पर स्थित है। अब पिंडर नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? बागेश्वर जनपद स्थित पिंडारी ग्लेशियर से हमारा क्या होता है, पिंडर नदी का उद्गम होता है, और इसी पिंडर नदी पर हमारा घेस परियोजना स्थित है। अब ये घेस परियोजना पिंडर नदी पर स्थित है, तो कौन से जनपद में स्थित है? तो ये दोस्तों चमोली जनपद में हमारी स्थित है। अब चमोली जनपद में कुछ और परियोजनाएं भी हैं दोस्तों, जिसमें विष्णुगाड़ पिपटकोटी योजना चमोली जनपद में स्थित है, राजभक्ति परियोजना चमोली जनपद में स्थित है, ऋषिगंगा परियोजना, ऋषिगंगा बांध परियोजना जहां पे अभी आपदा भी आई थी, चमोली जनपद में स्थित है। मेलखेल डैम परियोजना चमोली जनपद में स्थित है। देवलसारी परियोजना चमोली जनपद में स्थित है। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना चमोली जनपद में स्थित है। और मलेरी झेलम परियोजना, मलेरी झेलम, ठीक है, मलेरी झेलम, ये हमारी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। और तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना ये भी चमोली जनपद में स्थित। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बता आपको, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की और एक दो परियोजनाएं और बात कर लेते हैं। उत्यासु परियोजना कौन सी नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, और बनाला परियोजना किस नदी पर है? बनाला परियोजना बनाला नदी पर स्थित है। ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि राज्य में किस क्षेत्र को प्राचीनतम जाति किरात का मूल स्थान माना जाता है? यानी कि किस क्षेत्र को? भागीरथी घाटी, भिलंगना घाटी, अलकनंदा घाटी या रामगंगा घाटी? अब देखिए दोस्तों, भागीरथी घाटी कहाँ पड़ेगी? सबसे ज्यादा भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख नामक स्थान से होता है। उत्तरकाशी जनपद में सर्वाधिक भागीरथी घाटी का प्रभाव माना जाता है। भिलंगना घाटी टिहरी में, अलकनंदा घाटी कहाँ पे दोस्तों? चमोली में, और रामगंगा घाटी पश्चिमी रामगंगा हमारी पौड़ी में, और पूर्वी रामगंगा हमारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि राज्य में किस क्षेत्र को प्राचीनतम जाति किरात का मूल स्थान माना जाता है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भागीरथी घाटी। क्योंकि आप लोग जब अजय राउत जी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा की घाटियों के निवासी हमारे किरात कहलाते थे, और गंगा की घाटियों के निवासी के अंतर्गत हमारा भागीरथी नदी घाटी के निवासी भी होते हैं। तो भागीरथी घाटी क्या होगी? प्राचीनतम जाति किरात का मूल स्थान माना जाता है। और किरात दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हमारे पाश्चात्य विद्वान थे कौन? गिरियसन। तो गिरियसन के अनुसार क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं के आदिवासी या आदि निवासी कौन थे? किरात थे। यानी कि उनके अनुसार उत्तराखंड की प्रथम जनजाति कौन सी थी? किरात थी। लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि किरात सबसे पहले आए थे या कोल, किरात या कोल में से कौन उत्तराखंड के आदि निवासी है? तो ये फिर क्वेश्चन ऑप्शन पे आपका डिपेंड कर जाता है। कुछ इतिहासकार कोल को मानते हैं, जैसे शिव प्रसाद डबराल डायरेक्टली कहते हैं कि कोल या मुंड जाति उत्तराखंड के आदि निवासी हैं, जबकि कुछ इतिहासकार गिरियसन या कुछ और इतिहासकार कहते हैं कि कुमाऊं के आदि निवासी या उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे? वो थे किरात। तो इसी कारण ये प्रश्न हमारा थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन जाता है। तो किस क्षेत्र को प्राचीनतम जाति किरात का मूल स्थान माना जाता है? भागीरथी घाटी को, यहीं से इनका मूल स्थान इनको माना जाता है। ठीक है, बाकी वर्तमान में जिन्हें हम शिल्पकार कहते हैं वो उन्हें किरातों का ही वंशज माना जाता है। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, और मुख्यतः जो किरात लोग निवास करते थे वो भागीरथी नदी घाटी में करते थे। ठीक है, और राहुल सांकरन जी ने दोस्तों किरातों की पहचान भोटिया जनजाति से की है। भोटिया जनजाति की है, याद रखना आपको। ठीक है, कि राहुल सांकरन ने किरातों की पहचान किस जनजाति से की है? वर्तमान में भोटिया जनजाति से की है, जिसे मंगोलायड जनजाति के रूप में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो याद रखना है, प्राचीनतम जाति किरात का मूल स्थान माना जाता है किसको? भागीरथी घाटी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और भागीरथी घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है, जबकि भिलंगना घाटी कहाँ है? टिहरी में स्थित है। अलकनंदा घाटी मैंने आपको बता दिया चमोली में स्थित है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि गुप्तिगढ़ नामक पुरास्थल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो गुप्तिगढ़ नामक पुरास्थल दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का ये दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि 1923 में नायक जाति की शिक्षा के लिए किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी? आंसर है, ऑप्शन है तारा देवी, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, सरला देवी बहन या फिर हीरा देवी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक दो पॉइंट का और आंसर देना है कि नायक जाति अधिनियम कब बनाया गया था और नायक जाति की उत्पत्ति किस राजा के समय पर हुई थी और नायक जाति के लिए मतलब सबसे पहले कौन से कुमाऊं परिषद का अधिवेशन था उसमें आवाज उठाई गई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों जरूर शेयर करें। अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यूसली शेयर करते रहेंगे तो डेली दोस्तों आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि अब देखिए आपको बताइए कि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो वीडियो बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।